हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों लेखपाल मेंस के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि साथियों आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रान्वेषी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छिद्रान्वेषी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जबकि आलोचना किसी विशिष्ट चीज के गुण दोष का विवेचन होता है। और परनिंदक का आस है जो दूसरों की निंदा करता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम, काल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काल तत्सम शब्द है, जबकि काज, हाथ और काम ये तद्भव शब्द हैं। देखिए चारों विकल्पों में काज, हाथ और काम जो है तद्भव शब्द है, जबकि काल तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक का विलोम प्राचीन होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौराणिक का विलोम प्राचीन नहीं होता है, जबकि कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ध्वंस का निर्माण और उग्र का सौम्य ये सही है। देखिए दिए गए विकल्पों में पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं है। पौराणिक का विलोम अपौराणिक होता है, जबकि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। बाकी जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखिए। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक, अभय, दृढ़ या फिर सामीस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। देखिए तामसिक का विलोम सात्विक होता है, अभय का भयभीत होता है, दृढ़ का अदृढ़ होता है, शामीश का निरामिष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? या किसमें कौन सा शब्द जो है या कौन सा वर्ड जो है कर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर डी? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। बालक खेल रहा है, अगर आप इसके साथ जो वो प्रश्न करते हैं खेल रहा है, बालक बालक खेल रहा है, क्या कर रहा है? मतलब खेल रहा है तो कोई भी खेल खेल सकता है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी पढ़ सकता है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कुछ भी लिख सकता है। लेकिन सो रहा है, सोने के साथ आप अगर कर्ता जुड़ता है तो फिर वो अकर्मक क्रिया होती है, जबकि वो कार्य के साथ यदि कर्म जुड़ता है, जैसे आप जिससे जो कर रहा है उसके साथ प्रश्न करते हैं और उससे सीधा संबंध कर्ता का होता है तो वो अकर्मक क्रिया है, जबकि कर्म का होता है तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे यदि आप इससे प्रश्न करते हैं बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है? तो कुछ भी खेल रहा होगा, जो खेल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? कुछ भी लिख रही होगी। और छात्रा यहाँ पे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी पढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे शिशु सो रहा है, यहाँ पे अगर ये प्रश्न करते हैं सो रहे, कौन सो रहा है या क्या सो रहा है? शिशु। ये जो है कर्ता से इसका सीधा संबंध प्रकट करता है, अतः यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे जो है कोई भी प्रश्न हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो जिसमें क्रिया में जो पूछा गया है उससे आप लोग बस सीधे सीधे प्रश्न करिएगा, क्या कर रहा है, वो आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया है। क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी दूसरी पहचान क्या है?
जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वह सकर्मक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, उसके साथ कोई कर्म तो कर रहा है ना। खेल रहा है तो कुछ भी खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, और लिख रहा है तो कुछ भी लिख रहा होगा, कोई कविता लिख रहा होगा या फिर से लेटर वगैरह लिख रहा होगा, पोयम लिख रहा होगा, कुछ भी लिख रहा होगा। लेकिन सो रहा है तो उसके साथ वो कोई कर्म थोड़ी कर रहा है। वो बता रहा है शिशु सो रहा है, उसके कर्ता के बारे में बता रहा है, तो इसलिए वो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, और यहाँ पेड़ से का इसमें किस कारण का प्रयोग किया गया है? करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक या कर्म कारक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपादान कारक होगा। जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग किया जाए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से फल गिरा, साइकिल से राम गिरा, या फिर से ऐसे ही छत से मोहन गिरा। अगर कि अलग होने का भाव प्रकट हो तो आप लोग सीधे सीधे जान जाइएगा कि इसमें अपादान कारक है। ठीक है, या फिर से जिसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया गया है, जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है, करण का ने से द्वारा होता है, संप्रदान का होता है के लिए को, आपादान का होता है से। ठीक, और संबंध का क्या होता है का के की रा रे री, और संबोधन का होता है हे अरे। ठीक है, तो ये इसके जो है कारण की कुछ पहचान है, इसको आप लोग याद रख के जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ से, इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः यह क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं, जिसमें से परसर्ग का प्रयोग होता है जो अलग होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि दो लोग जब एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपादान कारक होता है। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। बताइए संबंध कारक वाला ऑप्शन कौन है? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें देखिए को पर सॉरी का परसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे संबंध, ये क्या पूछा है, संबंध कारक, संबंध कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के की रा रे री। ठीक, तो इसमें क्या है, का प्रयोग किया गया है, अतः संबंध कारक वाला ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, देखिए दिए गए वाक्यों में संबंध कारक वाक्य, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, कारक व विभक्ति इस प्रकार, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव प्रकट करता है, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुक्कुर जो है तत्सम शब्द है, जबकि कुत्ता तद्भव शब्द है। हमारे बुजुर्ग जो कुत्ते को कुक्कुर कह के बुलाते थे वो सही लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, लेकिन हम लोग क्या कहते थे कि ये जो है ऐसे बोलते हैं, वो जबकि वही सही लैंग्वेज था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुक्कुर। ठीक है, देखिए कोकिल, कोकिल जो है तत्सम शब्द है, जबकि कोयल तद्भव, कुक्कुर तत्सम शब्द है जबकि कुत्ता तद्भव, लक्ष्य तत्सम है, लाख तद्भव, अभ्यंतर तत्सम है और भीतर तद्भव। ठीक है, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग थे वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे, उनके हर एक चीज़ में जो वो करते थे उसे इस समय जो है अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक आधार पे उसे हम लोग सही मान सकते हैं। जो भी मतलब ज़्यादातर जो उसमें परंपरा थी, परंपरा के आधार पे ही करें या किसी भी तरह करें, उस समय जो करते थे आज वो वैज्ञानिक या कि साइंटिफिक रीजन से अभी वो उसके वो जो है किया जाता है, तो और हम लोग जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। चलिए अगला देखिए,
लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लालटेन एक विदेशज शब्द है। देखिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन हो गया, बोतल हो गया, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टीन, नोटिस, ये सारे जो क्या हैं विदेशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा अमावस्या। अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तम, तिमिर, अंधेरा, अधियारा ये सब जो है अंधकार या अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य जो है जैसे अंधेरा, तम, तिमिर, अधियारा, तमशा ये सारे जो हैं अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द का मतलब सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, नरेश, कालाधर, शारंग? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सारे जो है ना सूर्य के पर्यायवाची, जबकि नरेश, शारंग, कालाधर या सूर्य के पर्यायवाची नहीं हैं। देखिए, सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। नरेश के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राजा, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, नृप, महीप ये सारे नरेश या राजा के पर्यायवाची हैं। कालाधर के पर्यायवाची चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक ये सारे चंद्रमा या कालाधर के पर्यायवाची हैं। शारंग या धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धनुष, पिनाक, शरासन, चाप, कमान ये सारे धनुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो बताइए, नहीं हो तो फिर डी ऑप्शन चुनिए। बताइए आपको क्या इसमें गलत लग रहा है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसका जो सही आंसर है, जो गलत ऑप्शन है या जो गलत है वो है ऑप्शन सी, ये अच्छी लगती है नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, जिसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, अच्छी लगती है जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहित, पूर्णिमा, तिरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुगृहित ये सही है, जबकि तिरस्कार, पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय ये तीनों गलत हैं। देखिए, पूर्णिमा का शुद्ध रूप होगा पूर्णिमा, तिरस्कार का तिरस्कृत होता है, ये तिरस्कृत उसमें लिखा था जो कि जबकि तिरस्कृत होता है, अंतर्राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्चर्य जो है वह तत्सम शब्द है, जबकि हाथ, आंसू और कंधा तद्भव शब्द हैं। देखिए, अचरज तद्भव है, आश्चर्य तत्सम, हाथ, कंधा, आंसू ये तत्सम शब्द क्रमशः इनका जो क्या होता है, हाथ का अस्त होता है, कंधा का स्कंद होता है, ठीक, और आंसू का आश्रु होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? काल, शुल्क, संगठन या लोकतंत्र? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर तो देख ही लिया होगा, फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काल। जैसे यह अनेकार्थी शब्द है, यदि काल की बात करें तो एक काल वो होता है जो जैसे काल आया उसकी मृत्यु हो गई, एक काल समय वाला काल होता है। ठीक, और
ऐसे जो है काल के मतलब इसके कई अनेक अर्थ होते हैं। और जबकि शुल्क, कोई भी शुल्क हो, शुल्क तो वो देना ही होता है ना। लोकतंत्र, इसका ये भी अनेकार्थी शब्द नहीं है। संगठन, ये भी अनेकार्थी नहीं, जबकि काल अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए काल अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे समय को भी काल कहा जाता है, मृत्यु जब आती है उसे भी काल कहा जाता है, यमराज के लिए भी काल का प्रयोग किया जाता है, अकाल को भी काल कहा जाता है, और अवसर को भी काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दही बड़ा में द्वंद्व समास है। ठीक है, देखिए दही बड़ा में द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए और या योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। सिवर्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी समास? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवर्पण में तत्पुरुष समास है। देखिए जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिवर्पण अर्थात शिव के लिए अर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है, कृष्ण वृंदावन में बांसुरी सजा रहे हैं, वृंदावन तपोभूमि है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है शुद्ध है, जबकि राधा उपवन में नाच कर रही है। यहाँ पे नाच कर रही है नहीं होगी, राधा उपवन में नाच रही है। कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, सजा नहीं रहे, बंसी बजा रहे हैं। ठीक है, और वृंदावन तपोभूमि है, ये भी जो है गलत है। देखिए माँ बच्चे को दूध पिला रही है शुद्ध है, जबकि राधा उपवन में नाच कर रही है, इसका शुद्ध होगा राधा उपवन में नाच रही है। और इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, इसका हो जाएगा कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, उपकार या फिर अपकार? बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि उपकार में उपसर्ग का और उपकरण में भी उपसर्ग का और अपकार में भी अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया, जबकि सुखी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और किस प्रत्यय का? सुखी मतलब ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए सुखी में उपसर्ग नहीं बल्कि ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि उपकरण तथा उपकार में अप उपसर्ग का और अपकार में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रोटी, कोयल की बोली, कविता, गीत? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि रोटी, कोयल की बोली और कविता स्त्रीलिंग है। देखिए गीत पुल्लिंग है, गीत अर्थात त प्रत्यांत संज्ञा है और त प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे चरित्र, गणित, मत, स्वागत इत्यादि सारी जो हैं पुल्लिंग है, जबकि रोटी, कोयल की बोली और कविता या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जलज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विंद समास या फिर द्विग समास? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा उसे बहुव्रीहि समास किया जाता है। जैसे जलज में जो जल में उत्पन्न होता हो, जैसे कमल, तो इसे किसी तीसरे की अनुभूति हो रही है।
अर्थात यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान। और फिर से क्या बोलते हैं, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान। ये सारे क्या हैं, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, जबकि द्वंद्व समास आपने अभी देखा है, जब दोनों में एक युद्ध हो, जैसे लग रहा हो कि वो अपनी तरफ, जो दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हों और लगता है कि वो अपनी तरफ उसे खींच रहा है, वो अपनी तरफ उसे खींच रहा है, कोई जो है 9-10 होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसमें दोनों में जैसे द्वंद्व, क्या कहते हैं, द्वंद्व मतलब युद्ध चल रहा है, दोनों में युद्ध, अपने आप को जो है सर्वोच्च साबित करने के लिए दोनों में युद्ध चल रहा हो। ठीक है, और द्विगु समास मतलब क्या होता है, जिसमें पहला पद जो है वह संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा हो गया। ठीक है, और चौराहा हो गया, और फिर से उपवन हो, क्या बोलते हैं, पंचवटी हो गया, या फिर से ऐसे जो होते हैं जो पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। ठीक है, देखिए, जलज अर्थात जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल, इसमें बहुव्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य, अर्थात किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आप लोग यही समझिए, ये कहने का इसका तात्पर्य वही है जो मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें जो है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे पद के बारे में या कोई किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है, बात जैसे बात कर रहे हैं दो लोग और इशारे में किसी तीसरे की ओर वो कर रहे हैं बात, वो इशारा कर रहे हैं या फिर से उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो समझ जाइए वह बहुव्रीहि है। ठीक है, जैसे लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, या फिर से चतुर्मुख हो गया, ये सारे जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोशिश करूँगा साथियों आज से कंटिन्यू आपके वीडियो जो हैं वो अपलोड होते रहें। ठीक है, चाहे वो हिंदी के हो या ग्रामीण समाज एवं विकास से रिलेटेड हो, या फिर से आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हो, ये सारे जो है मैं कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोज आप लोगों की प्रॉपरली अपलोड होते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।